हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर। स्पेशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं आज की नई टॉपिक, और टॉपिक है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हेरिडिटी अर्थात आनुवंशिक। बातें क्लियर कर लीजिएगा। एग्जाम की जो डेट है वो धीरे धीरे नजदीक आ रही है और अंदर पूरी तरह से खलबली मची हुई है कि कैसा होगा कैसा नहीं एग्जाम होगा। इसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी इस प्रिपरेशन में आपकी मदद करने में मैं भी लगा हुआ हूं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आपकी नई टॉपिक, आज नया लेसन हेरिडिटी अर्थात आनुवंशिक। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप समझिएगा। एक कहावत है कि किसी के बारे में जानना आधी जंग जीतना होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में जान जाते हैं और उसके जितने हाव भाव हैं, जितने नियम्स हैं, जितने फैक्टर्स हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं। आप समझिए, आनुवंशिक के पिता जो है उन्हें आनुवंशिक के जो पिता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ हेरिडिटी इज आल्सो नोन एज ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत सारी बुक में इतना बड़ा नाम ना देकर केवल मेंडल्स दिया है। तो इस बात से आप क्लियर रहिएगा कि मेंडल अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल की बात की जा रही है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि जो मेंडल नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? आनुवंशिक की खोज की थी, हेरिडिटी पे खोज की थी। आनुवंशिक होता क्या है आप समझिएगा। जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं उन्हें वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में ट्रांसमिट कर लिया जाता है। कुछ उसमें फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। मैंने सीधे सीधे जीन क्रोमोसोम का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेंडल्स के जमाने में या उस टाइम में जीन और क्रोमोसोम की कोई खोज नहीं हुई थी। तो मेंडल ने ऑलरेडी उनको कहा कि कोई ऐसे फैक्टर होते हैं, कोई ऐसे कारक होते हैं जो करते क्या है कि हेरिडिटरी कैरेक्टर, माता पिता के कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तभी तो लोग बोलते हैं कि फेस जो होता है पूरी तरह से मम्मी से मिल रहा है, अरे बच्चे का जो हाव भाव है वो पापा से मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलती होंगी, आपके घर में ऐसा होता होगा, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आनुवंशिक की खोज किसने की? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। बहुत सारी बुक में केवल मेंडल दिया हुआ है ना। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। खास करके इसी खोज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए तो आनुवंशिक की जो नींव पड़ी अर्थात इसका जो ओरिजिनेशन हुआ वह 1858 में इसकी नींव पड़ी। अभी 60 में समझा रहे हैं सारी चीजों को, आप आराम से पेन डाउन करते हुए अपने मस्तिष्क में बैठाते हुए चलिएगा, है ना। किसने खोज की? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मेंडल ने खोज की कब स्टार्ट किया? 1858 में। बातें क्लियर रखिएगा। इसके आगे फैक्ट में देखते हैं। आगे फैक्ट में बातें ये आ जाती हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वह कौन से प्लांट पे हेरिडिटी आनुवंशिक की खोज किए। तो आप जानते हैं, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि आनुवंशिक की जो खोज हुई थी वो मटर के पौधे पे हुई थी। किसके पौधे पर हुई थी? मटर की। अगर हम उस टॉपिक को एक स्टेप और आगे समझाएं, आगे बढ़ाकर समझाएं, तो क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज बॉटेनिकल नेम ऑफ पी प्लांट? अर्थात मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप याद रखिएगा, पाइसम सेटाइवम, है ना। खास करके याद रखिएगा कौन सा प्लांट था? पी प्लांट था। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। पी प्लांट और जो पूरा नाम था वह था पाइसम सेटाइवम। सेटिवम, कहीं कहीं सेटिवम दिया है और कहीं कहीं सेटाइवम दिया है ना। मीनिंग पूरी तरह से क्लियर रखिएगा। एक इसका जीनस नेम और दूसरा स्पीसीज। आपने बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि पहला जो जीनस नेम होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, और स्पीसीज का जो पहला अक्षर होता है या पहला सेंटेंस वो होता है वो स्मॉल होता है। अर्थात पी प्लांट पे डिस्कवरी हुई किसकी? हुई आनुवंशिक।
किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कब किया? 1858 में। इतनी चीजें क्लियर रखिएगा। जब बेस पीछे का मजबूत होगा, सारी चीजें जानते रहेंगे, तो एक्सप्लेन भी बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। चाहे आप हिंदी एक्सप्लेनेशन देना चाहें, चाहे इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देना चाहें, बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे आप। इतने तो सेंसिबल है ना? आगे बढ़ते हैं। पाइसम सेटाइपम क्लियर हुआ, आई होप। दुर्भाग्य रहा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने नींव डाली। इसके अलावा जब पूरी डिस्कवरी को इन्होंने 8 सालों तक किया। कितने ईयर्स तक? 8 ईयर्स तक इन्होंने पूरी अपनी डिस्कवरी को कंप्लीट किया और एक बुक प्रकाशित किया, और बुक का नाम था एनुअल, ये इंपॉर्टेंट है, एनुअल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। अब आप कहेंगे कि सर इतना बड़ा कोई बुक का नाम रखता है क्या? यहां डबल एन रहेगा, एनुअल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। आप कहेंगे सर इतना बड़ा कैसे नाम आ गया? तो आप समझिए कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो ब्रून शहर, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए लास्ट स्टेज तक इन्होंने ब्रून शहर का अपना नाम अप्लाई किया। एनुअल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, पूरी पुस्तक का नाम इन्होंने इतना लॉन्ग दिया। पूरी एक्सपेरिमेंट 8 सालों तक हुई। 8 सालों के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए, 3 लॉ, मतलब 3 नियम को प्रोड्यूस किया, या कह सकते हैं फॉर्मेट किया। आप नियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी इसके और पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। अब आप समझिए कि 1858 में नींव पड़ी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और जब पूरी तरह से इन्होंने अपनी खोज को कंप्लीट कर लिया 8 ईयर में, तो उसके बाद इसको प्रकाशित करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए 1866 में इन्होंने अपनी जो समितियां होती हैं उनके सामने इसको प्रस्तुत किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि किसी कारणवश इनके पूरी डिस्कवरी पे, हेरिडिटी वाली डिस्कवरी पे, उस समिति या उस सभी ग्रुप्स का जो उसमें साइंटिस्ट थे, उनका कोई ध्यान इसके ऊपर नहीं गया। तो इसको कह दिया गया कि अच्छा इसको हटा दीजिए, बाद में देख लिया जाएगा। कुछ कारण थे और उस कारण के ऊपर अभी नहीं डिबेट करते हैं, आगे पहले समझ लेते हैं। अर्थात इन्होंने 1868 में इसको पब्लिश करने की कोशिश की, प्रकाशित किया, लेकिन ये हो नहीं पाया। इनके जितने एक्सपेरिमेंट थे उसके ऊपर किसी को का फोकस नहीं गया, तो निग्लेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। वंस अगेन आप समझिए, निग्लेक्ट होने के बाद लगभग 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। बातें क्लियर रखिएगा, थोड़ी सी लेंथ अनकम्प्लीट, थोड़ी सी लॉन्ग चल रही है, लेकिन पहले इसके बारे में जान जाएंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आप एक्सप्लेनेशन सीख जाएंगे, बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर लेंगे। वंस अगेन रिवाइंड करिए। आनुवंशिक की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की। इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, या हेरिडिटी का पिता भी कहते हैं। खोज स्टार्ट इन्होंने की 1858 में, और कौन से प्लांट पे? पाइसम सेटाइबम के प्लांट पे। इसको प्रकाशित करने के लिए 1866 में इन्होंने एफर्ट किया, प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके उपरांत 1884 में इनकी मृत्यु होगी। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया आगे। लगभग 90 ईयर्स में, पूरी तरह से 90 ईयर्स में, 3 अन्य वैज्ञानिकों ने वंस अगेन वही डिस्कवरी की जो मेंडल ने ऑलरेडी कब न्यू स्टार्ट की, 1858 में, और कंप्लीट कर लिया 1866 में। अब आप समझिए इस बात को कि 3 अन्य वैज्ञानिक जो थे उसमें थे ह्यूगो डू ब्रीज, कार्ल कारेंस और एरिक सेरमार्क। बड़े वैज्ञानिकों के नाम टेढ़े टेढ़े हैं, मुंह भी टेढ़ा टेढ़ा करके बोलना पड़ता है। आप भी ध्यान रखिएगा, एक बार में याद हो जाएगा, है ना? ध्यान से सुनिए, कहीं पेन डाउन कर लिख लीजिए। ह्यूगो डू ब्रीज, एरिक सेरमार्क और कार्ल कारेंस।
3 वैज्ञानिक, तीनों वैज्ञानिकों ने वंस अगेन इनकी खोज की। मैं पेन डाउन कर देता हूं। पहला था कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस नामक एक साइंटिस्ट थे। ये साइंटिस्ट जो थे ये जर्मनी के थे। आप सामने लिख लीजिएगा, जर्मनी। इसके अलावा जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो एरिक सेरमार्क, सेरमार्क बोला जाता है, एरिक सेरमार्क। अब आप क्लियर होंगे कि एरिक सेरमार्क जो थे वो ऑस्ट्रिया देश के, खुद इसी देश के थे जहां के मेंडल थे। ऑस्ट्रिया देश के, आप पोस्ट में ऑस्ट्रिया रख लीजिएगा। पहले थे जर्मनी, दूसरे ऑस्ट्रिया के। तीसरे जो थे दो हो गए, कार्ल कॉरेंस, एरिक सेरमार्क, और तीसरे जो थे डी व्रीज। ये रखिएगा कि ह्यूगो डू व्रीज या ES है। 3 साइंटिस्ट हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लीजिएगा। मैं यहां लिख देता हूं कार्ल कॉरेंस, दूसरा एरिक सेरमार्क, मैं सेरमार्क लिख देता हूं, एरिक सेरमार्क। और तीसरे जो साइंटिस्ट थे वो ह्यूगो डू ब्रीज। अरे वही ब्रिज जो लगाने वाला ब्रिज है ना, जो पहले साबुन आता था, ह्यूगो डू ब्रिज, उसी से याद रख लीजिएगा कि कार्ल कॉरेंस, एरिक सेरमार्क और ह्यूगो डी ब्रीज, 3 साइंटिस्टों ने मिलकर इनकी डिस्कवरी को फिर से रिस्टार्ट किया, कंप्लीट की, और वंस अगेन फिर समितियों के पास ले गए प्रकाशित करने के लिए। तो पता चला कि भाई इनसे पहले, अर्थात 90 से पहले 1666 में भी ये सारी चीजें आई थी। अर्थात आनुवंशिक के लिए कोई प्रकाशन आया था, उसकी जांच के लिए आया था, लेकिन उसको निगलेक्ट कर दिया गया। जरा देखा जाए कि उसमें क्या लिखा है। तो आप समझिए इस बात को। अब थोड़ी सी मीट वाली बात आ गई, बहुत जबरदस्त बातें आ गई हैं। समझिए इस बात को कि 1900 में इन 3 साइंटिस्टों ने जेनेटिक्स की खोज की, लेकिन इसके पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में ऑलरेडी खोज कर रखी थी। मृत्यु 1884 में हुई। मरने के बाद वंस अगेन पुनः इनके पूरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर फोकस्ड किया गया, इनके एक्सपेरिमेंट को पास किया गया और प्रकाशित किया गया, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। बातें क्लियर है? आई होप कि आप क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हेरिडिटी को, आनुवंशिक को। आनुवंशिक की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की। कौन से पौधे पर? बाबू, पाइसम सेटाइबम के पौधे पर। क्लियर? पाइसम सेटाइबम को पी प्लांट भी कहते हैं, अर्थात मटर का पौधा। खोज स्टार्ट किया 1858 में, प्रकाशित होने के लिए ले गए 1866 में, लेकिन कुछ कारणवश इनके प्रकाशन को प्रकाशित नहीं किया गया। इसके बाद फिर मृत्यु जो होती है 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है। वंस अगेन इनकी डिस्कवरी को रीडिस्कवर्ड किया 3 साइंटिस्ट, नाम याद रखिएगा, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस, उसके बाद हालैंड के एरिक सेरमार्क और ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज जो थे वो ऑस्ट्रिया देश के थे। अब ह्यूगो डी ब्रीज हालैंड के थे और ऑस्ट्रिया के एरिक सेरमार्क थे। इस बात को क्लियर रखिएगा, देश नहीं ज्यादा याद करना है आपको, बस याद रखना है इनके तीनों के नाम। फिर से पुनः इन्होंने रीडिस्कवरी की और पूरी हेरिडिटी को आपके सामने प्रकाशित किया। आज उसके ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं इनके कुछ तो अन्य नियमों की बात करते हुए हम आपको समझाते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने इयर्स तक डिस्कवरी की? 8 इयर्स तक, 8 सालों तक डिस्कवरी की और 3 मुख्य नियम दिए। 3 मेन लॉज को उन्होंने फॉर्मेट किया, बनाया, समझाया। आप भी थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस्ड रहिएगा। आपके एग्जाम में तीनों नियमों में से एक जो नियम है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोले जाते हैं, आपको समझाए जाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें को समझा रहा है मिश्रित होकर, पहले समझ लीजिए, उसके बाद पेन डाउन करिएगा इंग्लिश में अच्छी तरह से। जब समझ में आ जाएगा तो आप बेहतर ढंग से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं।
तो आप समझिए पूरी 8 ईयर की डिस्कवरी में 3 लॉज, 3 नियम इन्होंने प्रोड्यूस किए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें बताई और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स तो ये है कि जितनी चीजें बताई पूरी तरह से फैक्ट थी। आज जंतुओं अर्थात एनिमल्स के ऊपर भी और प्लांट के ऊपर भी हूबहू जो होती है प्रदर्शित होती है, दिखाई देती हैं। आज तक ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो खोज की उन सभी नियमों को, उसके एक्सपेरिमेंट को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ते आ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें होती। तो 3 नियमों की बात करते हैं जो 3 लॉज इन्होंने दिया। आप हिंदी में लिख लीजिएगा 3 नियम। पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट जो था, अर्थात तो समझिएगा कि इसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। पहली बात समझिएगा। दूसरा जो लॉ था, ये पहला लॉ था। दूसरा जो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन खास करके ध्यान रखिएगा कि इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंट, प्रभाविता का नियम। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। और तीसरा जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसे हम हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन, अपव्यूहन का नियम। अब बातें क्लियर रखिएगा, जो चीजें आपको समझाई गई हैं, जो तीनों नियम दिए गए थे। पहला नाम बताइए, आप मेरे साथ बोलते रहेंगे तो सारी चीजें आपके दिमाग में रिवीजन होती रहेंगी, सारी चीजें स्पष्ट होती रहेंगी। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में पूरी तरह से जैसे आएगा वैसे पूरी तरह से आप एक्सप्रेस करके, एक्सप्लेन करके बेहतर ढंग से अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंट, हिंदी में प्रभाविता का नियम। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम पूरी तरह से फैक्ट थे, आज तक की समस्त जनरेशन के ऊपर हूबहू एक्सप्रेस होते हैं, प्रदर्शित देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मेंडल ने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, कुछ अन्य लैंग्वेज अर्थात कुछ अन्य वर्ड्स का फॉर्मेशन किया, जो अपने थियरी में या अपने लॉज में इन्होंने ऐड किया, है ना। पहला था, आप समझिएगा कि हिंदी में कहते हैं मोनोहाइब्रिड, इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं एक संकर संकरण, और इंग्लिश में मोनोहाइब्रिड। क्या कहते हैं बाबू? मोनोहाइब्रिड। दूसरा था डाईहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड। और तीसरा था ट्राईहाइब्रिड। यदि आप इन तीनों नियमों को स्पष्ट कर लिए, इन तीनों शब्दावलियों को, तीनों नियमों को, तो 80% लेसन आपकी मुट्ठी में कवर्ड हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। मेंडल्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ी थोड़ी फोकस्ड कर लेते हैं, अगले वीडियोस में इसको डिटेल्स में समझाया जाएगा। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंट। आप समझिए, मेंडल ने कहा कि जब 2 अलग अलग कैरेक्टर्स वाले प्लांट में फर्टिलाइजेशन या क्रॉस कराया जाता है, या क्रश कराया जाता है, तो होता क्या है कि
एक के गुण दूसरे के गुण को डोमिनेंट मतलब क्या करते हैं, दबा देते हैं और खुद इफेक्टेड होते हैं, दिखाई देते हैं। जो प्रदर्शित होने वाले गुण हैं उन्हें हम डोमिनेंट कहते हैं, अर्थात प्रभावी कहते हैं। और जिसको वो दाब देता है, जिसको दबा देते हैं, उसे अप्रभावी अर्थात रिसेसिव कहते हैं। आई होप कि आपको हिंदी लैंग्वेज पूरी तरह से समझ में आई होगी कि जब मेंडल ने कहा बन सके, जब दो विरोधी गुणों वाले, विपरीत गुणों वाले पौधों के बीच निषेचन कराया जाता है तो एक गुण उभर कर सामने आते हैं और एक गुण दब जाते हैं। एक के गुण अगर मान लीजिए दो अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट्स के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एक जो है भी उन्हें उभर कर दिखाई देने लगता है। अगर आप ऐसे समझें कि दो पहलवानों के बीच अगर लड़ाई होती है तो एक पहलवान दूसरे वाले को पटक देता है, जो विजयी होता है वह पहलवान प्रभावी कहलाता है मेंडल के शब्दों में, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट। और जो नीचे दब जाता है उसे हम अप्रभावी कहते हैं अर्थात रिसेसिव कहते हैं। अब आपको क्लियर हुआ होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया गया कि कई कैरेक्टर्स के बाद, कई जनरेशन के बाद कुछ कैरेक्टर अपने माता पिता से और कुछ अपने दादा दादी से मिलने लगते हैं। ये अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग बॉडी में प्रदर्शित होते हैं। क्योंकि अलग अलग बॉडी में प्रदर्शित होते हैं इसलिए हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। और लास्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अर्थात स्वतंत्र अभिवन का नियम। लास्ट थ्रू में समझ लीजिएगा कि ऐसे कैरेक्टर जिसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर दबाव ना हो, वो स्वतंत्र हो। दो कैरेक्टर अलग अलग हैं, कोई कैरेक्टर किसी को दबा सकता है। कभी मम्मी के लक्षण उसकी संतान में हावी होकर दिखाई देने लगते हैं अर्थात पूरा फेस मम्मी की तरह मिलने लगता है, या कभी मम्मी के कैरेक्टर दब जाते हैं और पापा के कैरेक्टर वो दिखाई देने लगते हैं। ये चीजें स्वतंत्र रूप में होती हैं, इस पे किसी भी चीज का प्रेशर क्रिएट नहीं होता। इसलिए तीसरे नियम का नाम रखा उसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, स्वतंत्र अभिवन का नियम। एक मिनट में इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मोनो का मतलब समझिएगा एक, डाई का मतलब दो और ट्राई का मतलब तीन। क्लियर हुई बात? मोनो मतलब एक, एक क्या, कैरेक्टर को ध्यान में रखकर जब फर्टाइल कराया गया, क्रॉस कराया गया तो ऐसे क्रॉस को मोनो हाइब्रिड। जब दो कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया तो उसे डाई हाइब्रिड, और जब तीन कैरेक्टर को ध्यान में रखकर कराया गया तो टाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे, पूरी तरह से तैयार हो रहे होंगे। इस बार तैयारी करिए बेहतरीन ढंग से और इस बार 80 पार करके दिखाइए, है ना। जितने भी चीजें आ रही हैं आपके सिलेबस में पूरी तरह से उसको पोस्टमार्टम कर दीजिए, बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, उसको पूरी तरह से आगे पीछे होकर समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में और आपको समझा दे, आपको पूरी तरह से आई होप क्लियर हुआ होगा कि मेंडल्स और हेरिडिटी के बारे में सारी चीजें कंफर्म हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंट सेग्रीगेशन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या इसके अलावा इसको अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसको खत्म कर लेंगे, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। पूरी तरह से अपने लगन के साथ, धैर्य के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।